साहिल अपनी टैक्सी पर फ्रंट सीट को पीछे किए सर पर टोपी रख के अपने हसीन ख्वाबों के मजे लूट रहा था। बाहर तेज तूफानी बारिश हो रही थी, इसीलिए उसने टैक्सी को एक साइड पर खड़ा कर रखा था, क्योंकि वो जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। उसके लिए घर पहुंचना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। घर तो खैर पहुंचना मुश्किल था ही, लेकिन गाड़ी खराब होने का उसे ज़्यादा डर था। और फिर जेब में इतने पैसे नहीं थे कि वो गाड़ी को ठीक करवाता, इसीलिए सोचा कि गाड़ी को एक तरफ कर लेता हूँ। उसके कौन सा पीछे बीवी बच्चे हैं जो उसके इंतजार में सूख रहे होंगे, इसीलिए बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और बड़े ही आराम से लेट गया। सर पर पहनी हुई टोपी अपने मुंह पर रखी और सो गया। जहां साहिल ने गाड़ी खड़ी की थी वह सड़क काफी साफ थी और मेन रोड था, लेकिन वहां था सुनसान। अभी जिस फैमिली को वो छोड़कर आया था वह शहर से कुछ दूरी पर रहती थी। फैमिली को तो छोड़ दिया था, लेकिन वापसी में बारिश ने उधम मचा के रख दिया था। इतनी तेज तूफानी बारिश कभी कभी ही यहाँ पर होती है, लेकिन जब होती है तो अगली पिछली सारी कसर खत्म कर देती है। आज भी ऐसी ही बारिश थी और सवारी मिलना भी यहाँ पर उसे मुश्किल नजर आ रहा था। उसने रिस्क नहीं लिया। वो अभी गहरी नींद में गया ही था कि जब उसकी खिड़की का दरवाजा खटका। उसने टोपी हटा के देखा तो एक लड़की पूरी बारिश में भीगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वह बेहद बदहवास सी थी, बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, आंखों का काजल रोने की वजह से शायद फैल गया था। वह बेहद परेशान थी, जोर जोर से खिड़की को बजा रही थी। उसने जरा सी खिड़की खोली। वो बोला, जी कहिए। तो कहने लगी, जल्दी से दरवाजा खोलें, लेकिन आवाज में लड़खड़ाहट सी थी। आंखें नींद से चूर थी या नशे से, यह वो समझ नहीं पाया था, लेकिन वह रो रही थी। उसने जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाजा खोल दिया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ गई, फिर कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो। उसने कहा, कहाँ चलूं? कहने लगी, सीधा चलो। बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। साहिल ने कहा, जगह का नाम बता। कहने लगी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर कहाँ पर हूँ। मैंने कहा, यह तो पता है ना कि जाना कहाँ है। वह बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी। आंखें उसकी नींद से चूर हुई जा रही थी, जैसे कि जबरदस्ती जागने की कोशिश कर रही हो। वह यह सोचने की कोशिश कर रही हो कि उसे कहाँ जाना है। अजीबोगरीब किस्म की लड़की थी। कहने लगी, वह मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे नहीं छोड़ेगा वह। उसने मेरे कपड़े तक। यह कहते कहते वो पिछली सीट पर अपना सर गिरा चुकी थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें बंद हो गईं। साहिल ने कहा, हेलो मिस। उसने ड्राइविंग तो शुरू कर दी थी, लेकिन वो लड़की अपने होश खो चुकी थी। वो तो एक अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन में फंस गया था। इसका क्या करूं, कहां लेकर जाऊं, क्योंकि वह तो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार वो तेज भी करता था, तब भी गाड़ी आगे जाकर फंस जानी थी। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था। फिर उसे यह भी डर हुआ कि पता नहीं बेचारी किससे बच के आई है। कपड़े उसके बाकई जगह जगह से फटे हुए थे, गले में दुपट्टा भी नहीं था। उसने गाड़ी को रोका, पीछे पलट के देखा तो बाजू पर चोट के निशान थे और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। उसने फौरन से अपनी नजरें हटा ली। उसने अपने ऊपर लपेटी हुई शॉल को उतारा और उस लड़की पर डाल दिया, क्योंकि वह अब पिछली सीट पर लेट चुकी थी। उसके ऊपर चादर मुंह तक साहिल ने ढक दी। फिर एक गहरी सांस ली। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने सर को झटका। अभी वो गाड़ी दोबारा चलाने ही लगा था जब एक गाड़ी उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से काफी तेज रफ्तार से आ रही थी। वो हैरान था कि उसकी गाड़ी को भला कौन रोक सकता है। फिर उसमें से दो नौजवान निकले, उसकी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगे। उसने गाड़ी का शीशा कुछ नीचे किया। उसने कहा, जी। तो कहने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? उसने कहा, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैंने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है, क्योंकि सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी और मेरे अलावा कोई गाड़ी वहाँ थी ही नहीं। तो कहने लगा, अभी तो यहाँ भाग रही थी कुछ देर पहले। साहिल ने कहा, मुझे क्या पता
किसकी बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ शुक्र कर रहा था कि उस लड़की पर मैंने अपनी शॉल डाल दी थी। वह कहने लगा, वह लड़की हमारे ही घर की है और घर से भाग गई है। साहिल ने कहा, मैंने किसी भी लड़की को नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ। वह बार बार पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की कुछ यूं लेटी थी कि अपनी टांगें उसने अपने पेट से लगाई हुई थी और शायद सर्दी की वजह से कपकपा रही थी, इसीलिए साहिल ने उस पर शॉल डाल दी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान ना हो बल्कि कोई सामान सा पड़ा हो। उन्होंने कहा, यह पीछे क्या है? उसने कहा, यह मेरा सामान है। यह भी तुम्हें दिखाऊं कि क्या है और क्या नहीं? क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? एक तो तूफानी बारिश ने वैसे ही दिमाग खराब करके रखा हुआ है, टैक्सी है कि चलने का नाम नहीं ले रही, और एक तुम हो, बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। अरे जाओ यार, अपना काम करो, हमें भी अपने घर जाने दो। एक तो बेमौसम की बारिश, वो भी इतनी तूफानी, पता नहीं घर कैसे पहुँचे। साहिल ने चिढ़ते हुए बिगड़े हुए लहजे से उससे बात की, फिर वह वहाँ से चला गया। गाड़ी में बैठे नौजवान से कहने लगा कि लड़की टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है कि वह कहीं छुप गई है। यह कहकर वो गाड़ी के फ्रंट सीट को खोल के वहाँ बैठ गया। वो गाड़ी जा चुकी थी। साहिल की रुकी हुई सांसें बेहाल हुई थीं, लेकिन फिर वही सवाल था कि इस लड़की का क्या करूं, इसे कहां छोड़ूं। बहरहाल काफ़ी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्क़त करने के बाद वो अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। उसका घर छोटा सा था, उसे अपनी टैक्सी बाहर ही खड़ी करनी पड़ती थी। गली भी मुनासिब सी थी, ना तो ज़्यादा तंग थी और ना ही ज़्यादा खुली। उसका घर भी मुनासिब सा था, जिसमें वो अकेला रहता था। उसके पिता का इंतकाल हो चुका था। एक छोटी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो साहिल के पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन वो भी अपने नाम का ढीठ था। वो कहता था कि वो ऐसा बखेड़ा नहीं पाल सकता। अरे पहले शादी करो, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। वो मनमौजी बंदा है, दिल किया तो उसने काम किया, और अगर दिल नहीं किया तो पड़ा रहा घर में। वो यह जिम्मेदारी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसीलिए उस बेचारी ने साहिल से कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन घर की सफाई का भी उसे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। वो बिल्कुल बेपरवाह था, जहाँ दिल किया चीज को वहीं रख दिया, और जब जी में आया तो पूरा घर चमका दिया। नहीं तो महीने महीने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया करता था। सब जगह मिट्टी रहती थी और उसे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब सवाल उस लड़की का था। उस लड़की को अंदर कैसे लेकर जाऊं? वह तो बिल्कुल बेहोश थी। बारिश अभी भी बड़ी तेजी से हो रही थी। अभी तो उसे घर जाकर देखना था कि घर का क्या हश्र हुआ है, क्योंकि आंगन में पानी भर चुका होगा और एक कमरे से भी पानी कोने से टपकता रहता था। जब भी बारिश होती थी तो वो कोई ना कोई बर्तन वहां रख देता था, लेकिन अब क्या करता? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत उसे वह लड़की ही लग रही थी, जो कि बेहोश थी। साहिल ने पिछली सीट का दरवाजा खोला और फिर उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह तो बिल्कुल बेसुध लेटी थी। उसने दाएं बाएं गली की तरफ देखा, हर तरफ सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वह भी बंद थी। फिर चैन की सांस ली। अगर किसी ने उसे यह हरकत करते देख लिया तो उस पर बदनामी का बड़ा सा ठप्पा लगा देंगे। साहिल ने उस लड़की का बाजू खींचा, उसे बड़ी मुश्किल से घसीट के बाहर निकाला, फिर उसे गोद में उठा लिया। घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। वो अब दरवाजा भी खोल चुका था। उसे गोद में उठा के वो अंदर लेकर आया। पाँव से उसने दरवाजा बंद किया। पानी से भरे आंगन में से होता हुआ वो कमरे तक आया। अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया। फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रख के कमर को जरा सीधा किया, क्योंकि देखने में ही वो लड़की दुबली पतली सी थी, लेकिन उठाने में नहीं। फिर उसने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया, शॉल निकाली और घर आकर वही शॉल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन मसला यह था कि साहिल के घर में कमरा एक था, आंगन तो इस तेज बारिश में भीगा पड़ा था, और तेज बारिश में वो आंगन में 2 पल भी नहीं बैठ सकता था। 2 मिनट उस लड़की को गाड़ी से निकाल के कमरे में ले जाने में ही उसके कपड़े भीग चुके थे। लेकिन खैर, इस कमरे में सोना और भी खतरे से खाली नहीं था,
क्योंकि जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी कयामत के साथ वहाँ पर लेटी थी, बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था, बहुत हसीन भी थी। आंगन में जाते हुए भी उसकी नजरें उसे अच्छी तरह से देख चुकी थीं। इसीलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या ना करता, वो बाहर आ गया। तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन आंगन का कुछ हिस्सा छूटा हुआ था। उसने कुर्सी वहां रखी थी और वहां बैठ गया। हालांकि नींद से तो उसका भी बुरा हाल था। कमरे में चारपाई भी एक थी, जमीन पर पानी टपक रहा था, इसीलिए वो जमीन पर भी नहीं सो सकता था। और वैसे भी जब वहां वह लड़की सो रही थी तो वो तो उस कमरे में भी नहीं जा सकता था। बेशक वो शरीफ इंसान था, इसीलिए बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठ गया, दूसरी कुर्सी सामने रख के उसके ऊपर टांगे रख ली। पता नहीं कब नींद आई, लेकिन बहरहाल गुजारा हो गया था। सुबह जब आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी। बर्तन लिया और ऐसे ही पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा आंगन साफ किया। किचन देखा तो वह भी बर्तनों से भरा पड़ा था। यह बर्तन धो के उसने अपने लिए नाश्ता बनाया, फिर लड़की के लिए भी नाश्ता बना दिया। वैसे भी 9 बज चुके थे। उसने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए ताकि वह उठे और उसे वक्त पर उसके घर छोड़ूं और साहिल वापस आके सुकून से सो जाए। उसने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। साहिल ने दरवाजा जरा सा खोला। वह अभी भी सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हटी हुई थी। फिर उसे देख के दिल धड़कने लगा। उसने सोचा चलो और कुछ नहीं कर सकते, देख तो सकते हैं, और खूबसूरती तो होती ही देखने के लिए है। फिर उसने खुद से कहा नहीं नहीं भाई, मैं जरा सी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले चेहरे को देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज की फरमाइश करेगा। यह तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। उसने कुछ जोर से दस्तक दी। वह चौंकी। फिर उसने आंखें खोल के कमरे का जायजा लिया, फिर जल्दी से उठ के बैठ गई। फिर उसे देखने लगी, लेकिन उसकी नजरों में अजीब सा खौफ था। कहने लगी मैं यहाँ कैसे? फिर अपने कपड़े देखे तो उसकी शॉल फटाफट खुद पर डाल ली। उसने कहा आप शायद रात को नशे में थी, इसीलिए आप मेरी टैक्सी में आ गई। मैंने आपसे बहुत पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गई। इसीलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थी, इसीलिए मजबूरी के तहत मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन देखिए, यह मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आई, तो मजबूरन मुझे आपको उठा के कमरे में लिटाना पड़ा। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया, आप बिल्कुल सेफ हैं। साहिल की बात सुनकर वह काफी घबराई। उसने कहा देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है, आप मुंह हाथ धो लें और नाश्ता कर लें। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ, बाकी आप मुझे बता दीजिएगा आपका घर कहाँ है। जगह का भी नाम बता देंगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। वह कहने लगी कपड़े होंगे आपके पास? साहिल ने कहा क्या? वह कहने लगी मेरा मतलब है कपड़े होंगे, क्योंकि यह कपड़े फट चुके हैं। उसने कहा मेरे घर में कोई भी औरत के कपड़े नहीं हैं, मैं अकेला रहता हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं, छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, तो मर्दाना कपड़े हैं, वह चलेंगे? साहिल ने उससे पूछा तो कहने लगी हाँ, आप मुझे कोई से भी कपड़े दे दें। उसने कहा ठीक है। फिर उसने अलमारी में से अपना एक मर्दाना कपड़ा निकाल के चारपाई पर रख दिया। वो उसी शॉल में उठकर वो कपड़े उठाकर बाहर निकल गई। वो वॉशरूम में गई। जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था। उसके दिए हुए उन ढील ढाल मर्दाना कपड़ों में वो और भी नर्वस सी थी। उसने अभी भी खुद पर वही शॉल पहन रखी थी। साहिल ने छोटी सी मेज पर नाश्ता रखा। वो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय थी और फ्राई पापड़। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में डूबी थी। साहिल ने कहा मैडम आपको कहाँ जाना है? तो कहने लगी मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। यह सुनकर उसे हैरत हुई। उसने कहा वह लोग कौन थे जो कि आपका पीछा कर रहे थे? वह कहने लगी वह मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। यह कहकर वह अपने आंसू साफ करने लगी। साहिल ने उसे कहा कि जब आप बेहोश हो गई थी तो कुछ ही फासला तय करने के बाद उनकी गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। यह सुन के वह जो चाय का कप अपने होठों पर लगा रही थी उसने वह हाथ में ही रोक दिया।
कहने लगी, फिर कौन था उसमें? साहिल ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे और बदमाश किस्म के लग रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी। फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने तो आपके ऊपर शॉल डाल दी थी, इसीलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कि कौन है। तो मैंने कहा कि मैंने किसी लड़की को नहीं देखा। उसने सुकून की सांस ली। कहने लगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचा ली। साहिल ने कहा, वह तो बचा ली, लेकिन अब आगे क्या करना है? उसके कहने का मकसद था कि मैडम जी, तुम कब तक मेरे घर पर बैठी रहोगी? लेकिन वो उसे साफ लफ्जों में यह नहीं कह सकता था। उसका घर मोहल्ले टाइप का था। उसके घर पर तो कोई नहीं आता था, लेकिन जब छोटी बहन आती थी तो उसके आसपास बहुत से घरों में रहने वाली लड़कियों से दोस्ती थी, इसीलिए वह उनके घरों में जाती थी और वह भी उसके घर आ जाते थे। वैसे भी उसका पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसीलिए कभी खाना नहीं पकता था तो वो पड़ोस से मांग लेता था। वह भी उसे दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई औरत नहीं है, यहाँ संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर वह एक लड़की को उसके घर में देखते तो 100 सवाल करते। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी शराफत पर उंगली उठती। वह कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ, आप मुझे किसी समाज सेवा केंद्र तक छोड़ दें। साहिल ने कहा, वह कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? तो कहने लगी, वो मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ आप मुझसे ऐसे सवाल मत करें। वो भी चुप हो गया कि शायद वो अपनी बातें उसे बताना नहीं चाहती होगी, उसका अपना कोई मसला होगा। साहिल ने कहा, ठीक है, आप नाश्ता कर लें, मैं आपको किसी महिला केंद्र तक छोड़कर आता हूँ। फिर कहने लगी, नहीं नहीं, रहने दें, ऐसा करें कि आप मुझे मेन सड़क तक छोड़ दें, मैं खुद ही देख लूँगी मुझे कहाँ जाना है। उसने कहा, चलो ठीक है, आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वो फिर साहिल के कमरे में जाकर बैठ गई। वो तो समझा था कि उससे कहेगी कि वो उसे मेन रोड तक छोड़ आए, लेकिन जब वो कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो वो उसके कमरे के पास चला गया। इससे पहले कि वो दस्तक देता, उसकी सिसकियों की आवाज़ें उसे सुनाई दी। वह बहुत रो रही थी। उसने दस्तक दी तो वह चुप सी हो गई। उसके कमरे में आने से पहले ही अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी, बस अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों पर उसे अजीब सा दुख हो गया, लेकिन वो उसे यहाँ रख भी नहीं सकता था, वरना लोग उस पर ही उंगली उठाते या फिर उसकी शराफत पर। कुछ देर में वह बाहर आ गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। साहिल ने कहा, देखिए, अगर आपका कोई भी जानने वाला है तो मुझे बता दे, मैं आपको उसके घर तक छोड़ दूंगा। वह कहने लगी, कोई नहीं है, कह तो चुकी हूँ आपको। साहिल ने कहा, ठीक है। फिर वह उसके साथ आकर बैठ गई। उसने टैक्सी स्टार्ट की और उसे मेन रोड पर छोड़ दिया। फिर वो अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह लड़की उसके ख्यालों पर छाई रही। पता नहीं कौन थी कौन नहीं, अपने बारे में कुछ भी तो नहीं बताया था। पता नहीं वो लड़के कौन थे जो उस वक्त उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उस लड़की के साथ बदसलूकी की थी। सारा दिन उसका मन बस उसी लड़की के इर्द गिर्द ही घूमता रहा, जिसने उसे कुछ भी नहीं बताया था। आज रोज से ज़्यादा सवारियां मिली। वो रात को 10 बजे तक फ्री होकर घर आया। अब सोच रहा था कि किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि बहुत थक गया था। उसे खास कुछ पकाना नहीं आता था। उसकी बहन जब घर आती थी तो काफ़ी खाना बना के फ्रिज में रख जाती थी, जिससे उसका कुछ दिन गुजर बसर हो जाता था, वरना आलू भून के खा लेता था। आज वो घर आया, ताला खोला, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ घर का नक्शा कुछ अलग सा लग रहा था। घर काफ़ी साफ सुथरा था। वो हैरान था। उसे ख्याल आया, यह इतना साफ कैसे हो सकता है, और वह भी खुद ब खुद था। मेरे घर कौन आ सकता है? ताला तो मैंने खुद ही खोला था, और किचन में भला उस शख्स का क्या काम हो सकता है? अगर कोई चोर था और भूले भटके उसके घर में आ भी गया तो फिर घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी। वो उसे देख के बेहद हैरान हुआ। साहिल को देख के वह नजरें झुका गई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। उसने कहा, तुम यहाँ कैसे आई? तो
कहने लगी वह मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने अनाथ आलय के बारे में बड़ी बातें सुनी हैं कि वहां पर भी लड़कियों की इज्जत महफूज नहीं रह सकती, इसीलिए मैं वापस आ गई थी। उसने कहा, तो अंदर कैसे आई? दरवाजा तो लॉक था, ताला तो मैंने खोला है। वह कहने लगी, वो मैं आपके घर के बाहर जो पेड़ है ना? उसने कहा, हाँ। तो कहने लगी, वहां से चढ़ के घर के अंदर कूद गई। वो बड़ा हैरान हो गया कि आखिर उस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। वो कहने लगी, मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे? साहिल ने कहा, जी हाँ, लगा दे, मैं जरा नहा के आता हूँ। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। वो जब नहा के आया, उसने खाना उसी छोटी सी मेज पर लगा दिया। साहिल ने कहा, आप नहीं खाएंगी? तो कहने लगी, आप खा लें, मैं बाद में खा लूंगी। साहिल ने खाने के दौरान उसे देखा, अभी भी वह उसके ही कपड़ों में थी। उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, देखिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ आना नहीं चाहिए था। वह कहने लगी, फिर कहाँ जाती मैं? मैंने कहा, आपको क्या लगा है आपको यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है? तो वह कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं यहाँ वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। साहिल ने कहा, वो ठीक है, लेकिन हूँ तो इंसान ना। और फिर मेरे मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे कि आप मेरी क्या लगती हैं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? वह आंसू टपकाने लगी, फिर कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके अलावा किसी का भी भरोसा नहीं है। साहिल ने खाना खाया। फिर साहिल ने उससे कहा कि देखिए, मर्द कोई भी हो, पर गैर मर्द पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि वह आपका अपना ना हो। आपको शायद अंदाजा नहीं है। यह सुनकर उसने मुझे गौर से देखा और साहिल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने उसे गौर से देखा और साहिल ने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। उसने दाल पकाई थी, शायद घर में दाल ही मौजूद थी, लेकिन वह बहुत स्वादिष्ट बनी थी। वो साथ साथ सलाद खाता जा रहा था, साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। उसने कहा, समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो उसे हकीकत से रूबरू कराना चाह रहा था। उसके माथे पर बल पड़े। साहिल ने कहा, मुझे गलत मत समझे, लेकिन मैं एक मर्द हूँ, बेशक बहुत शरीफ हूँ, लेकिन एक इंसान हूँ, और जितनी आप खूबसूरत है, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मेरी भी नीयत फिसल सकती थी, लेकिन मैंने आपके साथ कुछ भी नहीं किया। पूरी रात मैंने बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठ के गुजारी है। यकीन माने, सुबह तक कमर टूट चुकी थी। अब रोज रोज ऐसे तो नहीं रह सकता। आज वैसे भी काले बादल छाने शुरू हो गए हैं, पता नहीं कब रात को फिर तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताएं कि आप कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? बस एक ही कमरा है मेरे घर में। वह कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाइएगा, मैं आंगन में गुजारा कर लूंगी। साहिल ने कहा, देखें, यह मसले का हल नहीं है। वह कहने लगी, तो फिर आपकी नज़र में मसले का हल क्या है? उसने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है, वो लड़के कौन थे? वो कहने लगी, बस यह समझ ले कि अपनी इज्जत बचा के भागी थी, लेकिन वो लोग मुझे शराब पिला चुके थे, इसीलिए घर से तो भाग आई, लेकिन कहीं पर भी जाती तो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाती। मुझे आपकी गाड़ी नज़र आई, इसीलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं महफूज थी, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ से ज़्यादा महफूज जगह मुझे कहीं नहीं मिल सकती। साहिल ने कहा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुंची? यह सुनकर वो फिर से रोने लगी कि कहने लगी, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने दूर के रिश्तेदार से मेरी शादी करनी चाहिए। मैं वहाँ से भागी और उन लड़कों से पनाह मांगी, पर मैं यह नहीं जानती थी कि वो भी यह कहकर वह फिर से रोने लगी। कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी, मुझसे कहने लगे सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन इससे पहले कि वह मेरे साथ कुछ करते मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोल के भाग गई। तभी वहाँ से कुछ फासले पर आपकी टैक्सी खड़ी थी, तो मैं वहाँ बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा, बस यह हुआ था। साहिल ने कहा, मैं आपके पापा के घर आपको छोड़ दूं? तो वह कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस बिगड़ैल रिश्तेदार से मेरी शादी करवा देगी। उसने कहा, हाँ, लेकिन मैं
क्या कर सकता हूँ? वह कहने लगी, बस मुझे पनाह दे दे। साहिल ने कहा, मैं ऐसे नहीं दे सकता पनाह। पनाह देने के लिए मुझे आपसे निकाह करना पड़ेगा। वह कहने लगी, वो क्यों? साहिल ने कहा, जाहिर है मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैं ऐसे किसी अजनबी लड़की के साथ रहूंगा तो बदनाम हो जाऊंगा। उसने एक नज़र साहिल को देखा, फिर कहने लगी, ठीक है, आप मुझसे निकाह कर लें। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। सच पूछे साहिल भी यही चाहता था कि वह निकाह के लिए रजामंद हो जाए। फिर उसने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। वह आई तो उसने उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने अपने शौहर को बुला लिया, साथ में 3-4 लोगों को और बुला लिया और उसका निकाह सानिया के साथ हो गया। उसकी बहन ने उससे पैसे लिए और उसके लिए शादी की पोशाक के साथ साथ उसके रोजमर्रा के कपड़े भी ले लिए। 2 घंटों में उसने सारी शॉपिंग की। निकाह के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर खाना भी खिला दिया। सबको यह पता चला कि वह उसकी बहन की कोई दोस्त है और उसकी बहन ने यह निकाह करवाया है। लड़की बेसहारा है। उसकी बहन ने शुक्र किया कि उसने किसी लड़की से शादी तो की। बहरहाल रात तक मेहमानों के जाने के बाद उसकी बहन भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह थी ही नहीं। वो जब कमरे में गया तो सानिया बनी ठनी बैठी थी, लेकिन अभी भी गुमसुम सी थी। उसने दरवाजा बंद किया तो वह और भी ज्यादा सिमट के बैठ गई। मसला यह था कि चारपाई एक ही थी। वो उसके पास आकर बैठ गया। उसने कहा, देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतजाम कर लूंगा। उसने साहिल को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो उठ के खड़ा हो गया, फिर अपनी अलमारी के लॉकर में से अम्मा की पुरानी अंगूठी निकाली जो सोने की थी। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो बहन को दे दिया था, लेकिन यह एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वह कहने लगी, जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो इसे सोने के पानी से धुलवा लेना और फिर अपनी बीवी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन इतनी फुर्सत ही कहाँ मिली थी। अंगूठी पर मिट्टी पड़ गई थी। फिर साहिल ने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वह उसे ही देख रही थी। साहिल ने कहा, इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, यह अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में मैं इसे सोने के पानी से धुलवा के तुम्हें दे दूंगा। वो कहने लगी, कोई बात नहीं। साहिल ने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से भी हो सकती है। वह अभी भी चुप थी। साहिल ने कहा, कुछ कहोगी नहीं? वह कहने लगी, क्या कहूँ? उसने कहा, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। उसकी बात सुनकर वह मुस्कुरा भी ना सकी। साहिल के दिल में कुछ और सवालात थे जो वो उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना यह चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो जैसे ही उसके करीब आने लगा तो वह कुछ पीछे हटी। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो कब से सब्र के बांध बांधे हुए था, लेकिन उस वक्त उसकी बेताबियां अपनी ऊंचाइयों पे थीं। वो इस कदर बेसुध सा हो गया कि उसके हुस्न में खोने लगा। उसके बाद उसने साहिल को कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थी। साहिल ने उससे पूछा कि आंखें क्यों बंद करके रखी हैं, तो कहने लगी, शर्म आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लग रहा था कि वह खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वह उसे वैसी मोहब्बत नहीं दे रही थी जैसी कि एक बीवी देती है। शायद पहली पहली बार रिश्ते में बंधने से ऐसे ही होता होगा। साहिल बहुत खुश था। सुबह जब उसकी आंख खुली तब वह कमरे में नहीं थी। जब वो बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे वह बहुत रोई है। पता नहीं यह लड़की उसके लिए एक पहेली थी। उसे देख के फौरन से वह किचन में चली गई। कहने लगी, वो मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? साहिल ने कहा, हाँ बना दो। वो किचन में उसके पीछे ही आ गया। उसने कहा, सानिया, कोई बात है? तुम क्यों रोई हो? वो कहने लगी, नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी? उसकी आवाज में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वह वाकई रोई हो। समझ ही नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है, क्योंकि उसके अतीत से वो बिल्कुल अनजान था। जो बातें उसने बताई हैं पता नहीं सच्ची थी या फिर झूठी। साहिल ने कौन सा सब कुछ देखा था। फिर सोचा कि शायद उसको अपने घर वाले याद आ रहे होंगे। जब वह नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी तो वो कुर्सी पर बैठ
बैठ गया। वह भी उसके सामने बैठ गई। साहिल ने कहा कि पहले तो तुम्हें यह मसला था कि तुम्हारी सौतेली माँ अपने बिगड़ेल रिश्तेदार से तुम्हारा निकाह ना करवा दे, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है। चलो आओ, तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलवा के लेकर आता हूँ। यह सुन के उसकी रंगत पीली पड़ गई। वह एकदम से घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वह बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। साहिल की शादी को 8 दिन गुजर गए, लेकिन उसे वह खुश नहीं लगती थी। जैसे खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है, वह नहीं थी। रात को जब वो घर आता तो वह किचन में किसी सोच में डूबी खाना बना रही होती थी। वो उसे सानिया कहकर पुकारता तो बुरी तरह से चौंक जाती। वो उसे बेतासा मोहब्बत देने लगा। जितना उसका ख्याल रख सकता था रख रहा था। जैसे भी पैसे कमाता था लाकर उसके हाथ पर रख देता था। वह उसकी शक्ल देखने लगती। साहिल ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? तो कहती थी, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। 20 दिन गुजर गए, लेकिन उसके रवैये में जरा भी बदलाव नहीं आया। उसे खुशी ही नहीं होती थी। जो कहता था चुपचाप हाँ में हाँ मिलाती रहती थी। उसका जी चाहता था कि वह वैसी रहे जैसे हर लड़की रहती है। एक बार साहिल ने उसे कहा, सानिया, जो तुम्हारे दिल में है वह साफ साफ मुझसे कह दो। यहाँ पर वैसे रहो जैसे रहना चाहती हो। यह तुम्हारा घर है। अब तो साहिल ने उसे सेकंड हैंड फर्नीचर भी लाकर दे दिया था। कमरा भी सजा दिया था। उसने कहा, इसे सजा के संवार के रखा करो और खुश रहा करो। मैंने तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। वो खाली खाली आंखों से उसे देखने लगी। कहने लगी, मैं खुश हूँ। साहिल ने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती। जो पूछता हूँ जवाब दे देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। मियाँ बीवी में तो सब बातें होती हैं। मेरा भी दिल चाहता है जब मैं थका हारा वापस आऊं तो तुम मुझसे जी भर के बातें करो। कहने लगी, क्या बातें करूं? आप बता दें, मैं वह बातें कर लिया करूंगी। साहिल ने कहा, और कुछ नहीं कर सकती तो प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। लेकिन वो कह कह के थक चुका था। उसका रवैया वैसे का वैसा था। वो उसके बारे में कुछ मजबूरन सोचने लगा था। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जैसी वह थी। उसकी बहन भी आती थी, वह उसके साथ भी बातें नहीं करती थी। खाना बनाकर रख देती थी, खाने का पूछ लेती थी, सब कुछ करती थी, बस बोलती नहीं थी। इस बात को उसकी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वो हुआ जिसका साहिल को अंदाजा तक नहीं था। रात के वक्त उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। साहिल ने पूछा, कौन है? वो शख्स कहने लगा, दरवाजा खोलो, तुमसे काम है। उसने दरवाजा खोला तो वो एक नौजवान था। उसकी उम्र का था। घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, अंदर क्या देख रहे हो? कौन हो आप? तो कहने लगा, मुझे सानिया से मिलना है। यह सुनकर साहिल ने उसे हैरत से देखा। फिर उसने कहा, आप कौन हैं? तो कहने लगा, मैं सानिया का शौहर हूँ। यह सुनते तो साहिल का दिमाग काम करना छोड़ गया। उसने कहा, दिमाग तो दुरुस्त है, क्या बकवास कर रहे हो? कहने लगा, बकवास नहीं कर रहा, उसे बाहर बुलाओ, वह मुझे जानती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वह लड़की पहले से शादीशुदा थी तो उसने साहिल से झूठ क्यों बोला और वह उसके साथ निकाह कैसे कर सकती थी? उस शख्स ने उसे अंदर की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। फिर सानिया सानिया पुकारने लगा। वह डरी सहमी कमरे से बाहर आई। उसे देख के वह अपनी सांस लेना भूल गई। साहिल ने सानिया की तरफ देखा, उससे कहा, क्या तुम इसे जानती हो? वह कुछ नहीं बोल रही थी। वो उसके पास चला गया। उसने कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम इसे जानती हो? ये शख्स कह रहा है कि यह तुम्हारा शौहर है। ये कैसे तुम्हारा शौहर हो सकता है? और अगर यह तुम्हारा शौहर है तो तुम निकाह पर निकाह कैसे कर सकती हो? वह रोने लगी। कहने लगी, मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया था और फिर इसे तलाक देने के बाद अफसोस होने लगा। यह मुझे हलाले के लिए कहने लगा। हलाले के लिए इसे एक नौजवान की जरूरत थी जो इस बात को राज रखे, लेकिन वह जिससे भी मेरा हलाला करवाता तो फिर यह बात खुलकर सबके सामने आ जाती। इसीलिए इसने यह
यह सारा ड्रामा रचाया था। एक बार मेरा शौहर तुम्हारी टैक्सी में बैठकर सफर कर चुका था, लेकिन इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। तुम्हारे साथ बातें करने पर इसे अंदाजा हो गया था कि तुम एक शरीफ इंसान हो और शादी की जिम्मेदारी से दूर भागते हो। इसीलिए जब तुमने इसे कहा कि मैं अपने घर से सामान रख के आता हूँ, फिर आपको छोड़ दूंगा, तो इस बहाने से वो तुम्हारा घर देख चुका था। जब उसने मुझे तलाक दिया तो पहले तो बहुत परेशान हुआ कि किससे हलाला करवाए और कौन होगा जो खामोशी से हलाला कर दे और शोर भी ना मचाए, किसी को कानो कान खबर भी ना हो। इसीलिए उसे लगा कि अगर तुमसे खामोशी से हलाला करवाया जाए और तुम्हें पता भी ना चले तो फिर ठीक रहेगा। उस रात तेज बारिश में जो कुछ भी हुआ वह सब हमारा रचाया गया ड्रामा था। मुझे जबरदस्ती तुम्हारे घर भेजा गया। वह जानता था कि तुम मुझसे निकाह कर लोगे, बेसहारा लड़की समझ के। फिर जैसा वह चाहता था ठीक वैसा ही हुआ। एक मौलाना साहब ने कहा था कि एक दिन का हलाला हलाला नहीं जानकारी होती है, इसीलिए 3 महीने गुजारने पड़ेंगे। 3 महीने का अरसा गुजर चुका है, इसीलिए तुम मुझे तलाक दे दो। साहिल का तो दिमाग ही चकरा के रह गया। उसने कहा क्यों तलाक दे दूं? वो उस नौजवान के पास आ गया। वह काफी गुस्से में था। कहने लगा, देखो शराफत से मेरी बीवी को तलाक दे दो। साहिल ने कहा, एक तो यह कि वह तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, और दूसरा तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी बीवी के साथ 3 महीने गुजारने के बाद, तुम्हारा हलाला पक्का करने के बाद उसे छोड़ दूंगा? तुमने क्या शादी और निकाह को मजाक समझ रखा है? वह कहने लगा, मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। देखो मैं बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे पास हैं मैं तुम्हें सारे पैसे दे देता हूँ। साहिल ने कहा, अपने पैसे अपनी जेब में रख। बीवी को तलाक देने से पहले सोचते नहीं हो कि तलाक क्यों दे रहे हो? क्या निकाह का रिश्ता तुम्हारे लिए मजाक है? गुस्सा आएगा तो तलाक दे दोगे, फिर जब अपने किए पर अफसोस होगा तो उसे दूसरे मर्द के हवाले कर दोगे ताकि तुम्हारा हलाला पक्का हो सके। क्या मजाक समझ रखा है तुमने जिंदगियों को? यह मेरी बीवी है, इसीलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। वह कहने लगा, पहले पूछ लो उससे, वो तो तुम्हारे साथ रहना भी चाहती है कि नहीं? साहिल ने कहा, उसने निकाह अपनी मर्जी से किया है। कई महीने से वह मेरे साथ रह रही है, बाकी की जिंदगी भी गुजार लेगी। वह नौजवान सानिया के पास आ गया। कहने लगा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो सानिया? हमारा प्लान तो यही था ना कि तुम इससे तलाक मांगोगी, फिर तुमने क्यों नहीं लिया इससे तलाक? उसने कहा कि मैं तुम्हें बार बार फोन करके यही कह रहा था कि यह मामला खुद सुलझा लो। वो कहने लगी, मैं यह नहीं कर पाई। फिर वह अपने मुंह पर हाथ रख के फूट फूट के रोने लगी। कहने लगी, इसीलिए क्योंकि इसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, वह मेरा बहुत ख्याल रखता है। मोहब्बत क्या होती है मैंने इस शख्स के साथ रहकर देखा है। यह भले ही गरीब है, लेकिन अपनी औकात से बढ़कर इसने मेरा ख्याल रखा है। हर पल मैं सोचती थी कि आज कहूँगी कल कहूँगी, लेकिन इसकी मोहब्बत मुझे कहने की इजाज़त ही नहीं देती थी। हमारी मोहब्बत कैसी मोहब्बत थी जिसमें तुम जरा जरा सी बात पे मुझे तलाक की धमकियाँ देते थे। सानिया, ऐसा मत करो, तलाक दे दूंगा, वैसा मत करो, तलाक दे दूंगा। तुम्हारे घर वालों की खिदमत करते करते मैं थक गई थी, मेरे हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन तुम्हें मेरा कोई एहसान नहीं था। इस तरह हमेशा तलाक की धमकी से डरते डरते मैंने तुम्हारे साथ 2 साल गुजारे, लेकिन हुआ क्या? तलाक का थप्पड़ तो तुमने फिर भी मेरे मुंह पर दे मारा ना। और फिर तुम्हें एहसास होने के बाद तुमने हलाला करवाना चाहा, लेकिन अब मैं ऐसी कोई आजमाइश नहीं देना चाहती। तुम्हारे बार बार फोन करने पर मैंने अपने शौहर के साथ कभी वो मोहब्बत की ही नहीं जिसका वह हकदार था। हर वक्त मुझे डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम क्या करोगे, पता नहीं मेरी दूसरी शादी का सुन के यह शख्स मुझे छोड़ ना दे। लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि वह
मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। यह कहकर वह साहिल के पास आ गई, उसका हाथ पकड़ लिया, कहने लगी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। साहिल ने उस लड़के से कहा कि सुन लिया तुमने, अब तुम जा सकते हो। वह वहां से गुस्से से सानिया को घूरता हुआ चला गया। फिर वह रोने लगी। साहिल ने कहा तुम्हें कहा था ना कि सच बता दो। वह कहने लगी कैसे बताती मैं सच, सच बता देती तो शायद तुम मुझसे निकाह ही ना करते। मैं तुमसे मोहब्बत करते हुए डरती थी कि कहीं तुम सच जानने के बाद मुझे छोड़ ना दो। फिर वह कहने लगी कि जो शख्स बीवी को तलाक की धमकियां देता रहता है, औरत को समझ जाना चाहिए कि यह शख्स कभी उसके साथ घर बसाना चाहता ही नहीं है। जो धमकी दे रहा है वह सच में भी तलाक दे सकता है, इसीलिए ऐसे शख्स के साथ क्या रहना। दोस्तों, कई बार कोई शख्स जब हमारे साथ होता है तब हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, और फिर जब वह हमारे हाथ से निकल जाता है तब हम पछताते हैं। इससे बेहतर यही है कि समय रहते ही हमें अपने खास लोगों की कदर कर लेनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको हमारी कहानी पसंद आई वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।